चैप्टर का नाम है कैपिटल बस्टिंग एंड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज कैपिटल बस्टिंग? द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन इन्वॉल्व द एंटायर प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स whose return are expected to arise over a period beyond 1 year। इसको आप बेहतर तरीके से समझ लो। भाई अपना रामलाल ने एक ट्रक खरीदा और इसमें इसने 25 लाख रुपए लगा दिए अपने, और हर साल उसको 8-8 लाख रुपए वापस रिटर्न हो रहा है। तो इसके लिए जो डिसीजंस होंगे कि ये ट्रक खरीदे ना खरीदे, अगर मैं आपसे बोलूं तो कितने साल में इसका पैसा वापस आ जाएगा? करीब करीब 3.25 साल के आसपास। भाई 8 लाख अगर एक साल में रिटर्न हो रहा है बस चलाने से, तो दूसरे साल और तीसरे साल तक 24 लाख रुपए आ जाएगा इसके पास, और कुछ दिन और चलाएगा तो शायद 1 लाख रुपए और आ जाए, है ना, करीब करीब 3-4 महीने और उसके बाद कई बार लोगों को सुना होगा आपने कहते हुए, भाई 3 साल की तो बात है, इसके बाद तो बस फ्री की है फिर तो खूब चलाओ, ये ट्रक फ्री की है फिर तो खूब चलाओ, फिर तो इसके बाद कमाना ही कमाना है। वही बात यहां पे भी है। तो इस तरीके की जो सिचुएशन है, ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके की सिचुएशन है, इस तरीके की सिचुएशन को हम हैंडल करते हैं कैपिटल बस्टिंग इंट्रोडक्शन से। बेसिकली इसके ऊपर 2 चैप्टर इन्वॉल्व है, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 3 जो है वो इंट्रोडक्शन है, कैपिटल बस्टिंग क्या होती है, इसमें छोटी छोटी चीजें पढ़नी है। और इससे जो अगला चैप्टर है उसमें डिसीजन मेकिंग्स है, तो इसमें कैलकुलेशन सीखेंगे, उसमें डिसीजन करना सीखेंगे। आइए कुछ चीजें और पता लगा लें। अगर मान लो अगर मुझे प्रॉफिट का पता लगाना है कि प्रॉफिट कितने कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बहुत अच्छा ही है। आप जानते हैं कि मान लो कोई भी सेल है, सेल में से अगर लेस कर दूं मैं वेरिएबल कॉस्ट, सेल में से अगर लेस कर दिया जाए वेरिएबल कॉस्ट, तो जो आता है उसको बोला जाता है कंट्रीब्यूशन। इसमें से लेस कर दिया जाए अगर फिक्स कॉस्ट, तो आ जाता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, इसमें कोई टैक्स का बहुत ज्यादा वो रखा नहीं जाता, ये इंटरेस्ट अभी हम कैलकुलेशन में नहीं लेते। भाई टैक्स माइनस कर दो, कोई टैक्स सेविंग है वो माइनस कर दो, तो जो आएगा वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। बेसिकली टैक्स हमें तब पे करना पड़ता है जब हमें प्रॉफिट होता है, और जब हमें लॉस हो जाए ना तो गवर्नमेंट से एक तरीके से टैक्स नहीं देना पड़ता, यूं कह सकते हैं हमें टैक्स की सेविंग हो जाती है लॉस के केस में। तो एडजस्ट करके जो आएगा उसे बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या EAT, बाद में डिस्कस करूंगा। नॉर्मली ये हर प्रॉफिट है, इसको डिटेल में और एक बार और आगे पढ़ेंगे, बस समझाने के लिए यहां बताया। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। कैश फ्लो के बारे में अगर बात करें हम लोग, ठीक है, ये जो हमें पैसा मिल रहा है ये कैश फ्लो बेसिकली अगर बात करें तो 2 तरीके का फ्लो होता है, पैसे का आना और पैसे का जाना। हम सभी कैश फ्लो करते हैं 2 तरीके से, पैसे का आना और पैसे का जाना। जॉब करते हैं तो पैसे आता है, कुछ शॉपिंग करते हैं तो पैसे जाता है, बिजनेस में भी पैसे का आना और पैसे का जाना होता है। कैश आउटफ्लो में अगर हमने प्लांट परचेज कर लिया है, कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया हमने वर्किंग कैपिटल में, एनी एडिशन ऑफ फिक्स एसेट्स इन प्रोजेक्ट, दिस इज कॉल्ड कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो में कोई हमने सेल कर दी है, कोई एसेट हमने बेच दी है, कोई रियलाइजेशन फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप है, या फिर वर्किंग कैपिटल राइज है, जो वर्किंग कैपिटल हमने लगाया है वो वर्किंग कैपिटल हमें वापस मिल जाए। आप वर्किंग कैपिटल यूं समझो, मान लो जो पैसा हमारा उस बिजनेस में ऑलवेज लगा रहेगा, एग्जांपल के तौर पे बताऊं, भाई रामलाल ने एक परचून की दुकान खोली और सामान तो भर दिया, वो स्टॉक हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को उधार भी देता है, पैसा देता है ना, यस और नो? तो जिनको उधार देता है उसको क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स, डेटर्स होते हैं हमारे, होते हैं ना, यस और नो? वैसे डेटर की बजाय करंट एसेट्स भी बोल लो तो बेहतर है, क्योंकि सब कुछ आ जाता है इसमें। इसी तरीके से ये क्या करता है भाई, कईयों के पैसे उधार पे सामान खरीद के भी लेके आता है, तो कईयों के पैसे अपने पास रख लेता है कि नहीं? भाई उधार बेचेगा तो अपना पैसा फंसाएगा, अगर उधार खरीदेगा तो किसी और का पैसा फंसाएगा अपने पास, है नहीं? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज आप सभी जानते हो वर्किंग कैपिटल होता है। ये वो अमाउंट होता है जो इसका नेट अमाउंट लगा हुआ है बिजनेस में, तो ये जब बिजनेस बंद कर देगा तो सारा पैसा रिकवर कर लेगा, तो उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रियलाइज्ड। क्लियर है बात ये? गुड। तो ये 2 तरीके का हमारे पास कैश फ्लो होता है। डन? चलिए जी,
ये बात तो क्लियर हो गई। कैश फ्लो एक और तरीके से देख सकते हैं, ये दो तरीके का और बन सकता है, एक होता है रिलेवेंट और एक होता है इररिलेवेंट। भाई रिलेवेंट इररिलेवेंट में क्या फर्क है? हाँ, रिलेवेंट का मतलब होता है दोज कैश फ्लो विच अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ टेकिंग सम प्रपोजल, इट अफेक्ट्स द प्रपोजल। ये प्रपोजल को क्या करेगा? अफेक्ट कर देगा। जबकि दोज कैश फ्लो विच आर नॉट अफेक्टेड बाई एंड डू नॉट अफेक्ट द पर्टिकुलर प्रपोजल, जो पर्टिकुलर प्रपोजल को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट? बिल्कुल क्या बोलते हैं हम इसको? इररिलेवेंट कैश फ्लो। गुड। अच्छा, दोज कॉस्ट विच आर सेम इन प्रपोजल, ये भी कह सकते हो आप। दोज कॉस्ट विच आर सेम इन प्रपोजल, जो सेम है, मतलब यूं कह सकते हो वो रिलेवेंट है। इसको समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छी बात से बता सकता हूं मैं। दोनों के बारे में एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि एक प्रपोजल को अफेक्ट करेगा, दूसरा प्रपोजल को अफेक्ट नहीं करेगा। ऐसा ही है? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनना, मैं कहता हूं मेरे पास एक सोनाटा की वॉच है और आपके पास भी है सेम। मैं कहता हूं मेरे पास एक पेन है, आपके पास भी है पेन, सेम। मैं कहता हूं मेरे पास ये मार्कर है, आपके पास नहीं है। तो जो चीज सेम है वहां पे कंपैरिजन नहीं हो सकती, लेकिन जो नहीं है तो मैं कह सकता हूं मेरे पास मार्कर तुमसे एक्स्ट्रा है, यहां कंपैरिजन हो गई। क्लियर है बात ये? तो भाई जो चीज सेम होती है उसमें कंपेयर नहीं करते हैं, उसको छोड़ दिए जाते हैं, तो उसके बारे में बात नहीं की जाती है। तो इसलिए इसको बोला है कि डू नॉट अफेक्ट द पर्टिकुलर प्रपोजल, और जो सेम होता है प्रपोजल के अंदर उसको बोलते हैं इररिलेवेंट कॉस्ट, इररिलेवेंट कैश फ्लो। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेवेंट कैश फ्लो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिलेवेंट कैश फ्लो। जब लाउडली बोल के बताना क्या है हमारे पास? रिलेवेंट कैश फ्लो। रिलेवेंट कैश फ्लो अगर एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात करें कि क्या होता है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन एज वेल एज स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन बोथ आर रिलेवेंट कैश फ्लो। दोनों के दोनों क्या है? रिलेवेंट है। कहने का मतलब यह है कि दोनों ही नए हैं। और दूसरा अगर हम पढ़ें, जो दूसरा है हमारे पास इररिलेवेंट कैश फ्लो, ये क्या होता है जी? सपोज मशीन 1 एंड मशीन 2 बोथ हैव इक्वल कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, आल्सो द सेल्स रेवेन्यू जनरेटेड बाय दीज मशीन्स आर सेम, देन इट इज इररिलेवेंट कैश फ्लो फॉर द प्रपोजल। कहने का मतलब ये है, पहले वाले में कहा है कि रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन एज वेल एज स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन बोथ आर रिलेवेंट कैश फ्लो। इसको यूं समझते हैं, ऐसे समझाना थोड़ा सा वैसा रह जाएगा। भाई अपना रामलाल, मॉडर्न हो गया भैया, और अपना विजयलाल, विजयलाल। चलिए मैं कहता हूं रामलाल के पास एक राडो की वॉच है और विजयलाल के पास भी यही है। अभी मैंने एग्जांपल से समझाने की कोशिश की थी, बट भाई रामलाल के पास मोबाइल फोन नहीं है और विजयलाल के पास नोट 2 है। ये लो जी, ये लो जी। अब बताओ इसमें अगर मैं आपसे बात करूं कि सिचुएशन के हिसाब से, तो सिंपल सी बात है, ये ऊपर वाले जो है दोनों के दोनों इररिलेवेंट है। इसको और इसको इररिलेवेंट में पुट अप कर देता हूं। यहां से एक एग्जांपल और क्रिएट करता हूं, बस बात नहीं, इसको ले लेते हैं यूं, इसका नाम चेंज कर लेते हैं, राडो की जगह कोई और रख लो। ये लो जी, फिर टाइट राडो की जगह अगर भाई राडो महंगी है तो फिर स्विस भी तो महंगा होना चाहिए ना। अब दोनों यहां पे रिलेवेंट है, दोनों के दोनों क्या है? रिलेवेंट है। मैं कहता हूं यहां पे रामलाल के पास भी भाई एक मोबाइल फोन है, रामलाल क्यों पीछे रहेगा?
रामलाल मान लो एलजी का महंगा वाला फोन लेके घूम रहा है, मान लो अच्छी कंपनी का, ये भी रिलेवेंट है क्योंकि इसमें कंपैरिजन नहीं है, दोनों के प्राइस अलग होंगे, दोनों अलग तरीके का होगा, है ना। तो ये जो बात यहां पे है इसका मतलब है ये दोनों के दोनों रिलेवेंट है, ठीक है। अगर लेकिन दूसरा एग्जाम्पल बताऊं इररिलेवेंट क्या होता है, तो मैंने अभी एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश की आपको कि भाई रामलाल के पास भी वॉच है और विजय लाल के पास भी वॉच है, लेकिन इसके पास भी राडो है, इसके पास भी राडो है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम क्वालिटी, सेम डिजाइन, सेम स्पेसिफिकेशन की वॉच है, सेम है ये, तो भाई इसका तो कुछ नहीं कर सकते भाई। मैं कहूं रामलाल के पास मोबाइल फोन खो गया, विजय लाल का बचा है, इसका मतलब है यहां पे कि ये रिलेवेंट है, समझ में आया। ऊपर वाला इररिलेवेंट है, ये वाला रिलेवेंट है। इसको इसलिए डियर फनी एग्जांपल समझाने की कोशिश की, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ओके। दोनों को अगर समझने के लिए दोबारा बता दूं, रिलेवेंट का मतलब है जो रिलेवेंट का मतलब है जो प्रपोजल में हम इस्तेमाल करेंगे, इररिलेवेंट का मतलब है जो प्रपोजल में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ओके। कैश फ्लो एक और तरीके से हम निकाल सकते हैं जिसका हम इस्तेमाल करेंगे अभी, ओरिजिनल जिसको बोलते हैं इनिशियल कैश आउटफ्लो, एक होता है सब्सिक्वेंट एनुअल कैश इनफ्लो, ये बेसिकली ऑपरेटिंग कैश फ्लो होता है। जैसे मान लो एक बस खरीद लिया, तो बस का खरीदना एक इनिशियल कैश आउटफ्लो हो जाएगा। बस से हर साल जो पैसा मिलेगा दिस इज कॉल्ड सब्सिक्वेंट एनुअल कैश इनफ्लो। बस जब अलविदा कहने लगेगी तो उसको बेच दिया जाएगा, तो जो पैसा मिलेगा उसको बोलते हैं टर्मिनल कैश फ्लो, स्क्रैप वैल्यू एक तरीके से जो मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो लिखा भी है यहां पे, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट या इंस्टॉलेशन कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड इनिशियल कैश आउटफ्लो। सेल रेवेन्यू एवरी ईयर, दिस इज कॉल्ड सब्सिक्वेंट कैश फ्लो। और इसका टर्मिनल का होता है सैल्वेज वैल्यू या वर्किंग कैपिटलाइज्ड, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल। क्लियर है बात ये? चलो जी बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी सबको समझ में आ गई होगी। तो कैश को आपने 3 तरीके से बांटना सीखा। इसके बाद अगर आपसे बोले कि भाई एनुअल कैश आउटफ्लो निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एनुअल कैश आउटफ्लो निकालने के लिए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, बात हो रही है आउटफ्लो की, ध्यान रखना पॉइंट टू बी नोटेड, बात हो रही है पैसे का जाना। क्या हम बात कर रहे हैं यहां पे? पैसे का जाना, पैसा जा रहा है हमारे पास से। आप सोचो कोई नई मशीन खरीदेंगे तो कहां कहां से पैसा जाएगा हमारे पास से? नई मशीन खरीदेंगे उसमें पैसा लगेगा आपका, यस और नो? इंस्टॉलेशन एक्सपेंस लगेगा, कोई अदर कैपिटल एक्सपेंस है वो लगेगा, एडिशनल वर्किंग कैपिटल है वो भी लगेगा, ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा जी, ये तो हमारे पास हो गया, इतना पैसा जाएगा। एक बात और मैं यहां पे आपको कहना चाहूंगा, भाई एक पुराना स्कूटर मान लो एक रामलाल लेके जाता है और कहता है मुझे नया स्कूटर दे दो। पुराना स्कूटर मिलेगा मान लो 60,000 रुपए का, साथ में उसमें कुछ एसेसरीज लगवाएगा, बाकी चीजें लगवाएगा, तो 65,000 रुपए हो गए, 65,000। और उसका पुराना स्कूटर 5,000 में बिक जाएगा, तो उसकी जेब से जाएगा कितना? 60,000, यस और नो? इसलिए यहां पे सैल्वेज वैल्यू को माइनस कर दिया जाता है। तो हमने लिखा सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लांट। क्या लिखा हमने? सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लांट। कुछ बच्चे तो ऐसे मुंह पे ताला लगा के बैठे होते हैं, बोलेंगे नहीं बिल्कुल भी जब मैं बोलूंगा तो। वाई? बोलना कंपलसरी है डियर क्लास के अंदर, क्योंकि बोलेंगे तो सीखेंगे। तो सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लांट, पुराने प्लांट की जो सैल्वेज वैल्यू होगी उसको यहां पे ले लिया जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद ये 2 जो टॉपिक है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको लाइटली नहीं लेना, बस इस बात का ध्यान रखना। क्या है ये 2 टॉपिक? जरा ध्यान से देखना है हमें। यहां पे बात हो रही है हमारी एक टैक्स सेविंग की। भाई सिंपल सी बात है, जो पुराने वाला मान लो स्कूटर, इसके हिसाब से मान लो पुराने वाला जो स्कूटर है इसके हिसाब से कोई और वैल्यू लगाता है। एक हो गया यहां पे टैक्स लायबिलिटीज, जैसे कि कैश आउटफ्लो, जो भी आप कैश आउटफ्लो होगा एक तरीके का ये टैक्स लायबिलिटी शो करेगा। भाई टैक्स देते हो या लेते हो? पैसे मिलते हैं या देते हो आप टैक्स का पैसा? देते हैं, तो पैसा जाएगा, यस और नो? और यहां पे निकाल क्या रहे हम? तो भाई आउटफ्लो में आउटफ्लो जुड़ेगा, है ना? और इनफ्लो क्या होगा? माइनस होगा। कंफ्यूज नहीं होना है,
फिर बता रहा हूं मैं, यहाँ पे बच्चे बार बार मुझसे कंफ्यूजन करके पूछते हैं। पिछले सेशन में सब बता दिया कहानी, उसके बाद अगली क्लास में एक बच्चा आता कहता सर ये प्लस क्यों किया आपने? मैंने कहा भाई वहां बताया तो था। कहते नहीं प्लस क्यों किया? मैंने कहा बताया तो था। नहीं नहीं प्लस क्यों किया? मैंने कहा भाई, फिर ये क्लास दोबारा लिया, ये दोबारा क्लास लेनी पड़ी और फिर उसको ये कहानी समझानी पड़ी कि भाई ये क्या है। तो बात यहाँ पे आउटफ्लो की हो रही है। किसकी बात हो रही है? आउटफ्लो की। तो अगर मैं बात यहाँ पे आउटफ्लो की कर रहा हूं यहाँ पे, तो पैसा जाना रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अगर आउटफ्लो हो रहा है यहाँ पे, तो ये सब के सब भाई मशीन बेचोगे, सॉरी मशीन खरीदोगे तो पैसा जाएगा, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस बाकी सब चीजों में पैसा जाएगा या आएगा? जाएगा। इसी तरीके से सैल्वेज वैल्यू, इससे पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी में पैसा जाएगा या आएगा? जाएगा। और अगर टैक्स की सेविंग हुई तो गवर्नमेंट भाई पैसे छोड़ देते हैं, है ना, तो पैसा आएगा। तो इनिशियल कैश आउटफ्लो पता चल जाएगा कितना पैसा है। अच्छा जी, ये आउटफ्लो कब होता है? ये टैक्स की लायबिलिटी कब होती है? इन केस ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड प्लांट। भाई पुराने प्लांट, मान लो पुराना स्कूटर उसने बेचा, उसके हिसाब से तो 2000 का ही था, लेकिन बिक गया 3000 में, 5000 में, तो 3000 रुपए का फायदा हो गया। और आप सभी ने इनकम टैक्स में पढ़ा है, कैपिटल गेन या जो भी इस तरीके का प्रॉफिट होता है तो उस पर क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स लगेगा, समझे? यस और नो? तो पैसा जाएगा। और अगर लॉस हो गया तो टैक्स का फायदा हो जाएगा, मतलब टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये इनफ्लो हो गया। तो हमें सिर्फ एक ही बात देखनी है यहाँ पे, इनफ्लो और आउटफ्लो, बस। क्लियर है? हमें यही देखना है। मतलब ये इनिशियल कैश आउटफ्लो अगर निकालना है तो इसमें हमें पहले जितने भी आउटफ्लो हैं सबको ऐड करना पड़ेगा। क्या करना होगा जी? आउटफ्लो को ऐड करना पड़ेगा। और जितने भी इनफ्लो हैं उसको क्या करना है? लेस करना है। तो मैं तो इसको आउटफ्लो कहता हूं। आउटफ्लो को ऐड कर दो। ये इसको क्या बोलेंगे हम? इनफ्लो। ये हमारा इनफ्लो हो जाएगा, ये आउटफ्लो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? इनफ्लो हो जाएगा। ये लिखा ही हुआ है। तो भाई सिंपल सी बात है, बस ये पता होना चाहिए कि मुझे निकालना क्या है, उसके बाद हम बड़े आराम से बता सकते हैं, है कि नहीं? गुड। चल लाउडली पढ़ के बताओ अब जरा एक बार। ये टॉपिक क्या है यहाँ पे? क्या लेते हैं सबसे पहले? ऐड करते हैं इसमें, उसके बाद, और उसके बाद गुड, लेस करते हैं इसमें, ऐड करते हैं इसमें, लेस करते हैं इसमें, टैक्स सेविंग। जो आएगा उसको बोलते हैं इनिशियल कैश आउटफ्लो। उम्मीद करता हूं ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, है ना? आइए आगे देखते हैं। अगला है हमारे पास सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो। अब ये पैसा आ रहा है, भाई सेल करोगे तो पैसा आएगा या जाएगा? बता तो दो, पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। इसमें लेस कर दिया जाता है वेरिएबल कॉस्ट। भाई वेरिएबल कॉस्ट से सिंपल सी बात है, आपका पैसा जाएगा। बस पैसे का आना और जाना रिकॉर्ड करना है। जो आएगा उसको बोलते हैं हम लोग कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है पर यूनिट कॉस्ट जो लगती है। जैसे कार ज्यादा चलाओगे तो पेट्रोल ज्यादा लगेगा, पेन ज्यादा बनाओगे तो रिफिल और इंक ज्यादा लगेगी। फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, जो आएगा उसको बोलते हैं हम लोग, नहीं इसमें से एक चीज और माइनस करेंगे फिर बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले यहां पे क्या लेते हैं? लेस करते हैं इसमें, जो आएगा उसको बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। फिर लेस करते हैं इसमें फिक्स कॉस्ट, और लेस करते हैं इसमें डेप्रिसिएशन इफ नॉट टेकन इन वेरिएबल कॉस्ट। अगर वेरिएबल कॉस्ट में नहीं है तो यहां पे लिया जाएगा। जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है? ये वैसे इंटरेस्ट जो है वो इररिलेवेंट होता है, इसलिए हम इसे लेते नहीं है, क्योंकि भाई कोई भी प्रोजेक्ट लगाओगे तो उसमें इंटरेस्ट तो होगा ही होगा। ठीक है जी? चाहे मैं 10 लाख से प्लांट खरीदूं, चाहे 10 लाख से मशीन खरीदूं, कोई भी 10 लाख पे तो जो इंटरेस्ट लगना वो तो लगना ही लगना है, तो इररिलेवेंट माना जाता है, इसलिए हम इंटरेस्ट को काउंट नहीं करते। तो सीधा सीधा ये जो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की जगह सीधा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ एक बात और, अगर इंटरेस्ट जो इररिलेवेंट पार्ट है वो जरूर आएगा, समझे? वो बता दूंगा मैं आपको जब क्वेश्चन आएगा। तो फिर लेस कर देते हैं इसमें क्या?
टैक्स लायबिलिटी। और अगर टैक्स कोई सेविंग है तो उसको क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। देखो ना नीचे है नहीं वैसे इसके अंदर, अगर हो तो ऐड कर देंगे, बाद में डिस्कस करूंगा। ये जो आएगा यहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। आपको बता दूं डेप्रिसिएशन एक तरीके का नॉन कैश फ्लो होता है। ये क्या होता है, नॉन कैश फ्लो। वो तो एक टैक्स का अमाउंट सही आ जाए, ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला ना आपने, ये जो आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला है, ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला है, इसमें क्या लेस कर दिया जाता है, टैक्स। और टैक्स किस पे निकालते हैं, इस वाले फिगर पे निकालते हैं। अगर ये फिगर खराब आ गई तो टैक्स की वैल्यू, टैक्स का अमाउंट भी गलत आएगा। टैक्स का अमाउंट गलत इसलिए आएगा क्योंकि ऊपर आपने डेप्रिसिएशन नहीं लिखा, क्योंकि टैक्स जो लगता है हमेशा वो किस पे लगता है, प्रॉफिट पे लगता है, समझे। तो प्रॉफिट ही गलत आएगा तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमने ऊपर डेप्रिसिएशन माइनस किया और बाद में डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि एज इट इज नॉन कैश आइटम। जो आएगा उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट एनुअल कैश इनफ्लो। क्लियर है बात, गुड। आइए अगला टॉपिक है हमारे पास टर्मिनल कैश इनफ्लो। बात हो रही है पैसे का आना, तो आना को प्लस करेंगे, जाना को माइनस करेंगे। जैसे सब्सिक्वेंट एनुअल कैश इनफ्लो, भाई लास्ट ईयर में ये भी मिलेगा, ऐड कर देंगे इसमें सैल्वेज वैल्यू ऑफ न्यू मशीन। भाई नई मशीन, क्योंकि देखो हुआ क्या है, अब जो नई मशीन हमने खरीदी थी वो अब खत्म हो रही है, बेकार हो रही है, मतलब पुरानी हो गई है अब, लेकिन है तो दो मशीनें थी मान लो हमारे पास, मतलब थी हमारे पास। एक मशीन जब पहले से चल रही थी वो आज भी थी, और आज ही हमने एक नई मशीन खरीद ली तो वो तो बेच दी हमने और उसकी जगह नई मशीन खरीद ली, तो पुरानी वाली का नाम मैंने ओल्ड ही रखा है। अब जो नई वाली चल रही है, ये नई वाली मशीन चल रही है, चाहे वो 2 साल चले चाहे वो 4 साल चले, उसके बाद बेच देंगे तो पैसा आएगा या जाएगा, आएगा, तो इसलिए यहां पे ऐड करेंगे। इसके बाद कोई वर्किंग कैपिटलाइज होगा तो पैसा आएगा, हाँ ना तो बोल दो, पैसा आएगा या जाएगा, आएगा, तो उसको भी क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। इसी तरीके से इसमें लेस कर दिया जाएगा कोई टैक्स की लायबिलिटी है। भाई मान लो अगर पुरानी मशीन जो आपने बेची है उस पे आपको फायदा हो जाए, तो गवर्नमेंट कहेगी भैया टैक्स दे दो, हमें टैक्स दे दो, तो पैसा आएगा या जाएगा, जाएगा। और अगर टैक्स की सेविंग हो गई तो पैसा आएगा या जाएगा, हाँ जी, आएगा। तो जो आएगा उसको प्लस करना है और जो जाएगा उसको माइनस करना है। रीजन समझ में आता है क्यों माइनस करना है, ठीक है, ये बात मैंने बता दी है आपको, उम्मीद करता हूं इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कहानी अभी पीछे ही हमने डिस्कस की आपसे। कई बच्चे ना फिर कंफ्यूज हो जाते, कहते हैं सर एक बात बताओ, कभी तो आप ऐड कर देते हो, कभी तो आप लेस कर देते हो, क्यों, आपकी मर्जी चल रही है। नहीं यार मेरी मर्जी नहीं है, फिर बताना चाहूंगा मैं आपको। पर्पज है हमारा कि हम निकाल क्या रहे हैं यहां पे। जैसे कि अगर इनफ्लो निकाल रहे हैं तो इनफ्लो के साथ इनफ्लो ऐड होगा और आउटफ्लो क्या होगा, लेस होगा, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। जो आएगा उसको बोलते हैं टर्मिनल कैश इनफ्लो। क्लियर है बात। ये होम फंड में रिवाइज करना है कॉन्सेप्ट फ्रॉम डायमंड रजिस्टर, बस रिटर्न में कुछ नहीं है, बस रिवाइज करना है आपने। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो रजिस्टर बना रहे हैं उसको मैं डायमंड रजिस्टर बोलता हूं, वहां से, बस यही काम है और कोई काम नहीं है। ओके तो मजा आ गया, और कैसा लगा जी, गुड। चलिए कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।